हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक लेके आया है जिसका नाम होगा इकाई कोष्ठिका। यानी सबसे पहले जानेंगे हम लोग इकाई कोष्ठिका क्या होती है। इकाई कोष्ठिका जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान कैसे बनता है, ईंटों से बनता है। यानी ईंटों की पुनरावृत्ति से क्या बनता है, मकान बनकर तैयार होता है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग जो मकान की इकाई कोष्ठिका होती है यानी इकाई कोष्ठिका होती है वो क्या होती है, ईंट होती है। क्योंकि मकान बनाने के लिए सबसे छोटी कोष्ठिका क्या यूज की जाती है, ईंट यूज की जाती है। सेम ऐसे अगर इकाई कोष्ठिका की बात करें तो किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनकर तैयार होता है इकाई कोष्ठिका कहलाती है। यानी हम लोग कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा कण या फिर किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनकर तैयार होता है इकाई कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि किसी क्रिस्टल की छोटी से छोटी इकाई को इकाई कोष्ठिका कहते हैं और इकाई कोष्ठिका को एक अन्य नाम एकक कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं जिसका इंग्लिश नाम होता है यूनिट सेल। जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है, यूनिट सेल। चलिए देख लेते हैं इकाई कोष्ठिका के कुछ पैरामीटर कैसे होते हैं। तो इकाई कोष्ठिका कुछ इस तरह से बनती है, आप लोग देख सकते हैं। यानी एक घन की तरीके से बनती है और इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। ठीक है, और इकाई कोष्ठिका के जो कोरों की लंबाई होती है अर्थात भुजाओं की लंबाई होती है उसको हम लोग क्रमशः ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं कि कोरों की लंबाई को क्रमशः ए, बी और सी से डिनोट करते हैं तथा अक्षीय कोणों को क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अक्षीय कोण क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी इकाई कोशिका होती है वह 3 डायमेंशन में बनाई जाती है यानी 3D में बनाई जाती है जिसमें 3 अक्ष होते हैं। 3 अक्ष में कौन कौन से अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है और एक जेड अक्ष होता है। और इन्हीं अक्षों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण बोलते हैं। यानी वाई से एक्स के बीच में अल्फा कोण होता है, वाई से जेड के बीच में गामा कोण होता है और एक्स से जेड के बीच में कौन सा कोण होता है, बीटा कोण होता है। सेम ऐसे ही अगर हम एकक कोष्ठिका की बात करें तो एकक कोष्ठिका में अक्षीय कोण को क्रमशः हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से दिखाते हैं। यानी ये वाला कोण क्या हो जाएगा, गामा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अल्फा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बीटा। ये होता है इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद जान लेते हैं कि इकाई कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। तो इकाई कोष्ठिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आद्यघनीय एकक कोष्ठिका जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होती है, आद्यघनीय एकक कोष्ठिका जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं और शॉर्टकट में SC कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं और शॉर्टकट में इसे BCC कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या होता है, यानी तीसरी एकक कोष्ठिका के प्रकार कौन सी होती है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसे हम लोग इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं और इसका शॉर्ट नेम होता है FCC। ठीक है, चलिए इन एकक कोष्ठिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं कि ये एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले एकक कोष्ठिका की बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है आद्यघनीय एकक कोष्ठिका। तो देख लेते हैं आद्यघनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। आद्यघनीय एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें केवल 8 परमाणु घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। यानी अगर एकक कोष्ठिका कुछ इस प्रकार की हो जिसमें केवल 8 परमाणु हो और वे 8 परमाणु केवल घन के कोनों पर स्थित रहें तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम लोग आद्यघनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। आद्यघनीय एकक कोष्ठिका में केवल क्या होता है कि 8 परमाणु घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। आद्यघनीय एकक कोष्ठिका के लिए चलिए देख लेते हैं कि प्रभावी परमाणु कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आद्यघनीय एकक कोष्ठिका का जो एक परमाणु होता है वो अपने पड़ोस के 8 परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्या होता है कि आद्यघनीय एकक कोष्ठिका जो एक परमाणु होता है वह अपने पड़ोस के 8 परमाणु से जुड़ा होता है। यानी अगर बात करेंगे हम लोग केवल एक परमाणु की तो एक परमाणु के कितने हिस्से हो जाएंगे, टोटल 8 हिस्से हो जाएंगे।
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक परमाणु अपने पास के 8 परमाणुओं से जुड़ा होगा। तो एक एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का कितना भाग आएगा? तो कितना आएगा? 1/8 भाग आएगा। ठीक है, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। प्रभावी परमाणुओं की संख्या अगर निकालेंगे तो एक परमाणु का कितना भाग लग रहा है एकक कोष्ठिका बनाने में, आद्यगणीय एकक कोष्ठिका बनाने में? 1/8 लग रहा है। और कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 कट के कितना आ जाएगा? 1। यानी आद्यगणीय एकक कोष्ठिका के लिए प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी बराबर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इकाई कोष्ठिका का दूसरा प्रकार कौन सा होता है। दूसरा प्रकार होता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो जान लेते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होता क्या है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु तो घन के 8 कोनों पर स्थित होंगे, परंतु नाम से जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फलक केंद्रित, यानी कि उसके फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होंगे। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं तथा 6 परमाणु घन के 6 फलकों पर स्थित होते हैं। उस प्रकार के एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु रख देना है। तो रख देते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु रख देते हैं। ये लीजिए, हमने घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु रख दिया तथा फलक केंद्रित में क्या होता है कि एक एक परमाणु घन के 6 फलकों पर भी स्थित होते हैं। तो 6 फलकों पर एक एक परमाणु रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलकों पर हमने एक एक परमाणु रख दिया। यानी अब हम इस स्थिति में अगर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के प्रभावी परमाणुओं को निकालें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 8 घन के कोनों वाले परमाणु रहेंगे वह अपने बगल के 8 परमाणु से और जुड़े रहेंगे। यानी प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। प्रभावी परमाणुओं की संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो घन के 8 कोनों के लिए क्या हो जाएगा? जैसे आद्यगणीय एकक कोष्ठिका में हुआ था कोनों के लिए, वैसे ही फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में भी कोनों के लिए हो जाएगा। कितना? एक परमाणु का कितना भाग मिलेगा एकक कोष्ठिका को? 1/8। और टोटल कोनों पर परमाणु कितने उपस्थित हैं? 8। लेकिन ध्यान देना प्लस में 6 परमाणु घन के 6 फलकों पर भी स्थित हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो फलक वाले परमाणु रहेंगे उसका आधा भाग फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बनाने में काम आता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? आधा, यानी 1/2। तो 2 3 या 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 3। यानी प्रभावी परमाणुओं की संख्या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए कितनी आ गई? n बराबर 4 परमाणु। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इकाई कोष्ठिका का तीसरा प्रकार कौन सा होता है। तो इकाई कोष्ठिका का तीसरा प्रकार होता है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। देख लेते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु तो घन के कोनों पर स्थित रहेंगे। ये तो तीनों में रहेगा। ठीक है, ये तीनों प्रकार में रहेगा कि 8 परमाणु घन के 8 कोनों पर स्थित होंगे। तो 8 परमाणुओं को हम लोग क्या करते हैं? 8 घन के कोनों पर स्थित कर देते हैं। चलिए, इसके बाद जैसा कि नाम से पता चल रहा है अंतः केंद्रित, यानी एक परमाणु घन के केंद्र में भी स्थित रहेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं? अंतः केंद्रित में एक परमाणु को घन के केंद्र में भी स्थित कर देते हैं। अंतः केंद्रित के लिए चलिए निकाल लेते हैं कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो निकाल लेते हैं प्रभावी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो घन के 8 परमाणुओं के लिए क्या हो जाएगा? 8 का 1/8, क्योंकि टोटल परमाणुओं की संख्या 8 है और एक परमाणु का कितना हिस्सा मिल रहा है एकक कोष्ठिका को? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को 1/8 मिल रहा है। तो 8 का 1/8 हो जाएगा और प्लस में जो घन के केंद्र में एक परमाणु रहेगा वह किसी भी दूसरे परमाणु से नहीं जुड़ा रहेगा। अर्थात घन के केंद्र वाला जो परमाणु रहेगा वह पूरा एकक कोष्ठिका बनाने में भाग लेगा। कौन सा एकक कोष्ठिका? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसलिए वह पूरा का पूरा एक परमाणु प्रभावी परमाणु का कार्य करेगा। यानी यहाँ से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 + 1, n बराबर कितनी आ गई? 2। अर्थात अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या n बराबर कितनी हो गई?
2 हो गई। ठीक है, चलिए शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं कि आद्य घनीय एकक कोशिका के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आई, n बराबर 1 आई। ऐसे ही फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आई, n बराबर 4 आई। और ऐसे ही देख लेते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आई, n बराबर 2 आती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों करके जाना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम देखते हैं कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं और वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता यार। तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे के निशान पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, है ना। सब्सक्राइब भी ना करे मत जाना यार, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब कर दिया ना, चलो ठीक है। फिर सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर शेयर भी कर देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा आगे। बाकी निश्चिंत रहिएगा बोर्ड पेपर को लेके, बोर्ड पेपर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर हमारी वीडियो को आप देखते रहेंगे बराबर। तो जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं केवल आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहिए, आपका बोर्ड पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।